So in our today's lecture, we will cover two sections. One is section 66 and another is section 67. हम ये दो sections को cover करेंगे. आज Friday है, तो आज ये दो sections को हम pack up कर देंगे. And then Monday we will meet again. So Monday को हम शुरू करेंगे from section 68, 69 and 70. तो ब्रॉडली ये दो लेक्चर्स के अंदर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ये बाईबैक को डील करता है, ये रिडक्शन को डील करता है, और फिर हमारे पास सेक्शन 71 72 डिबेंचर्स के लिए रहेगा तो एक दिन. सो मोस्ट प्रोबेबली बाय वेडनेसडे हम इस चैप्टर को पूरे को कंप्लीट कर देंगे. बट अभी अगर हम चले तो हम सिर्फ इन दो सेक्शंस और रादर पहले ये 66 से लेके सेक्शन 70 तक का मैं आपको एक बार पूरा स्ट्रक्चरिंग बताना चाहता हूँ. तो आपको क्या होगा, काफी ज्यादा आइडिया यहाँ पे आ जाएगा. देखो, आपके पास है सेक्शन नंबर 66. सेक्शन 66 बोलता है कि अगर आप अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करते हो तो आपको क्या करना होगा, एनसीएलटी का अप्रूवल लेना होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा. ठीक है. सो योर सेक्शन 66 डील्स विद द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. फिर अगर आप चेक करो तो आपके पास है सेक्शन नंबर 67. और सेक्शन 67 किससे डील करता है? सेक्शन 67 कंपनीज को बोलता है दैट अ कंपनी cannot purchase its own shares. A company cannot purchase its own shares. तो सर रिडक्शन करेंगे तब भी तो ओन शेयर्स को परचेज करके कैंसिल करेंगे या ऐसा? हाँ, वो बात बिल्कुल सही है. इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 66. ये पॉइंट आया आपको समझ में? तो सेक्शन 66 बोलता है कि आप अपने शेयर्स को रिड्यूस करना चाहते हो तो रिड्यूस करो. अभी रिडक्शन कैसे करते हो ये हम आराम से अभी डिस्कस करेंगे. रिडक्शन करने के कई तरीके हैं. आप शेयर्स को कैंसिल कर सकते हो, आप शेयर्स को परचेज करके कैंसिल कर सकते हो, आप पेड अप वैल्यू कम कर सकते हो, फेस वैल्यू, कुछ भी अलग अलग तरीका रहेगा. सो देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिडक्शन. तो ये तो हम यहाँ पर कवर करेंगे. सेक्शन 67 बोलता है तो मोड ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ रिडक्शन में एक ये भी है कि आप अपने कंपनी अपने शेयर्स को खुद ही परचेज कर ले और बाद में उसको कैंसिल कर दे. सो दैट इज आल्सो रिडक्शन. तो सेक्शन 66 तो बोलता है यस यू कैन डू द रिडक्शन बट यू विल हैव टू टेक एनसीएलटी अप्रूवल एंड यू आल्सो हैव टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन. सेक्शन 67 यहाँ पर क्या बोलता है कि यार देखो, कोई भी कंपनी जो है वो अपने खुद के शेयर्स को परचेज नहीं कर सकता डायरेक्टली इनडायरेक्टली. वो इनफैक्ट पैसे लोन वगैरह भी नहीं दे सकता, फाइनेंसिंग भी नहीं कर सकता कि आप अपने कंपनी के शेयर्स को खरीद लो. फिर आता है आपके पास सेक्शन 68. और सेक्शन 68 क्या बोलता है? कंपनी कैन परचेज इट्स ओन शेयर. और ये हो गया आपके पास बाईबैक. ये बाईबैक का कंडीशन हो गया. लेकिन बाईबैक अगर आपको करना है तो इट इज सब्जेक्ट टू. अच्छा, जब आप अपने कंपनी के शेयर्स को बाईबैक करोगे, दिस बाईबैक विल नॉट बी कंसीडर्ड एज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. नहीं तो फिर बाईबैक में भी आपको क्या करना होगा? अगर बाईबैक को रिडक्शन मानते तो बाईबैक में भी आपको क्या करना पड़ता? एनसीएलटी अप्रूवल लेना पड़ता. लेकिन यहां पर आपको एनसीएलटी अप्रूवल नहीं लेना होगा बिकॉज बाईबैक अगर आप कर रहे हो दैट इज नॉट योर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके. इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 69 पे. और सेक्शन नंबर 69 यहां पर क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट अ कंपनी राइट विल हैव टू क्रिएट सीआरआर. जब आप बाईबैक करोगे तो आपको यहां पर सीआरआर क्रिएट करना होगा. और सेक्शन 70 जो है, सेक्शन 70 बोलता है सर्टेन केसेस में यू आर प्रोहिबिटेड. सो प्रोहिबिशन ऑन बाईबैक इन सर्टेन केसेस. कुछ सिचुएशंस में अगर आप हो तो आप बाईबैक भी नहीं कर सकते. 68 क्या बोलता है? बाईबैक करना है तो ये कंडीशंस को फुलफिल करो. इवन इफ आप ये कंडीशंस को अगर फुलफिल कर रहे हो तो कुछ जगह आपको बाईबैक करना अलाउड नहीं है. आप बताइए, ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? राइट. तो ये आपका ब्रॉड स्ट्रक्चरिंग है. और आज अभी हम जो शुरू करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 66 और सेक्शन 67. आप सेक्शन 66 को लिंक कर सकते हो विद योर चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. अकाउंट्स में आप लोगों को शायद ये एक चैप्टर होगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. है ये चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? हो गया ये चैप्टर आप लोगों का? इज दिस चैप्टर डन?
ओके, तो इसमें आपने ये पढ़ा होगा ना कि शेयर का फेस वैल्यू को रिड्यूस कर दो। आपने ये भी सुना होगा कंपनी के जो शेयर्स है उसके पेड अप वैल्यू को कैंसिल कर दो। और क्यों कैंसिल कर रहे थे? पेड अप वैल्यू यहाँ पर क्यों कैंसिल हो रहा था? क्योंकि आप यहाँ पे लॉसेस को राइट ऑफ कर रहे हो। लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए पेड अप वैल्यू को कैंसिल कर दो। आपने यहाँ पर सरेंडर ऑफ शेयर्स भी पढ़ा होगा, सरेंडर ऑफ शेयर्स, एंड उसके बाद में ये शेयर्स को कैंसिल किया जा रहा है। क्या आपने ऐसा देखा ये सब चीज? राइट, तो इस तरह से रहता है। अब देखो, अब अगर आपको ये पूरा समझना है कि सेक्शन 66 यहाँ पर क्यों आता है, तो उसके लिए आप देखो, एक कंपनी जो है वो कंपनी ओवर कैपिटलाइज हो सकता है या एक कंपनी अंडर कैपिटलाइज हो सकता है। ठीक है, देखो, इफ आई से फॉर अ कंपनी, द कंपनी में बी ओवर कैपिटलाइज्ड और the company may be under capitalized। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो देखो, एक ओवर कैपिटलाइज्ड कंपनी क्या होगा, जहां पे एक्सेस कैपिटल लगा हुआ है, देयर इज एक्सेस कैपिटल इन्वेस्टेड। सर एक्सेस कैपिटल कैसे इन्वेस्टेड है? अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट हो गया आप लोगों का? क्या आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट हो गया? एफएम, एफएम हुआ? ओके, एफएम में आपने ये पढ़ा होगा दैट यू हैव कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड यू हैव रिटर्न। ये आपने पढ़ा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक तरफ है और एक तरफ आपके पास रिटर्न्स है, करेक्ट? अब सपोज मैंने 1000 रुपीज का कैपिटल रेज किया है, पर मैं इन्वेस्ट कर पा रहा हूं ओनली 700। ओनली 700 कैन बी इन्वेस्टेड। आप मुझे बताओ, मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1000 पे होगा या 700 पे होगा? आई से माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% एंड माई रिटर्न इज 18%। आप मुझे बता सकते हो इन टर्म्स ऑफ रुपीज मेरा कॉस्ट क्या होगा एंड इन टर्म्स ऑफ रुपीज मेरा रिटर्न क्या होगा? सो 1000 के ऊपर 10% होगा। निधि बोलती है 1000 पे, तो बेसिकली मेरा कॉस्ट कितना हो जाएगा? 100 रुपीज। यस और नो? मेरा कॉस्ट है 100 रुपीज, बट मेरा रिटर्न कितना होगा? 700 का 18%। यस और नो? दैट इज 126। करेक्ट? तो आप देखो, मैं 18% का रिटर्न कमाने के बाद भी इफेक्टिवली कितना रिटर्न कमा रहा हूं? 12.5, 12.6%। यस और नो? क्योंकि अल्टीमेटली जब आप रिटर्न ऑन इक्विटी निकालोगे या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे तो आप क्या बोलोगे? सर 126 का प्रॉफिट है और कैपिटल इन्वेस्टेड 1000 है, तो सर अल्टीमेटली यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 12.6%। इवन दो मैं कंपनी में कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ? 18% का। अब ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? Why is this? That even though I am getting a return of R of 18%, I am earning a return of 18%, effectively ये 12.6% दिख रहा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मोर? नो, नो रौनक। आप देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो 10 है। यश ने करेक्ट आंसर किया, बिकॉज देर इज एक्सेस अनयूज्ड कैपिटल। सर आपने भले ही बिजनेस में 1000 रुपीज लगा रखा हो, बट 1000 में इन्वेस्ट तो खाली 700 ही किया हुआ है ना, 300 तो अभी भी इन्वेस्टेड ही नहीं है। पर क्या ये 300 पे
आपका इंटरेस्ट कॉस्ट या जो भी आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, क्या वो निल है? आंसर इज नो। सर इस 700 पे तो वो भले ही आप 18% रिटर्न कमा रहे हो और बदले में आप 10% ये कॉस्ट इसका पे कर रहे हो, बट जब इस पे आता है तो आप निल रिटर्न कमा रहे हो और घर बैठे सर आप इस पे 10% कॉस्ट दे रहे हो। आ रहा है आपको समझ में? पॉइंट आया समझ में? तो हम ऐसे कंपनी को क्या बोलेंगे? दिस कंपनी इज ओवर कैपिटलाइज्ड। अब मुझे बताओ, अगर कोई कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड होगा तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना चाहिए ऐसे ओवर कैपिटलाइज्ड कंपनी में? रिडक्शन। आया आपको समझ में? पहला पॉइंट समझ में है आपको? यहाँ पे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल क्यों करना है? बिकॉज योर कंपनी इज ओवर कैपिटलाइज्ड, यू हैव एक्सेस कैपिटल। तो मैं ये सारा पार्ट यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। आई होप ये आपको अच्छे से याद रहेगा। दूसरा, मैं आपको बोलता हूँ मेरे जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट के अंदर आप अपने टिपिकल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके बैलेंस शीट को आप याद करो। उनके बैलेंस शीट में क्या रहता था? उसका बैलेंस शीट टिपिकली कुछ इस टाइप का होता था कि आपके पास यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल है और यहाँ पर आपके पास कुछ फिक्स्ड एसेट्स है, कुछ करंट एसेट्स है और फिर आपके पास यहाँ पे लॉसेस होते थे। यस और नो? बहुत सारे लॉसेस होते थे और आप क्या करते थे? इन लॉसेस को राइट ऑफ करते थे विद द कैपिटल, है कि नहीं? पहले तो हम एसेट्स को रीवैल्यू करते कि भाई पहले तो इन्हीं को रीवैल्यू करके एडजस्ट हो जाए और फिर लास्ट में तब भी अगर लॉसेस रह जाते थे तो उन लॉसेस को हम राइट ऑफ करते थे इक्विटी के साथ। यस और नो? यस और नो? ये भी तो वही हुआ ना बच्चा लोग? ये समझ में आया कि नहीं आया? ये आया कि नहीं आया? तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? जब इस टाइप का सिचुएशन होगा तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना पड़ेगा। तो एक्सेस कैपिटलाइजेशन, एक तो आपना आपका एक्सेस कैपिटल लगा हुआ है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ओके, एज कंपेयर्ड टू द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये हो गया आपका। और दूसरा आपके पास यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाता है? दूसरा ऑप्शन आपके पास है जब आप क्या बोलोगे कि आपके जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है, अब देखो आपका एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड तो सेम होना चाहिए बट आपके वैल्यू ऑफ एसेट्स कम है एज कंपेयर टू योर कैपिटल एम्प्लॉयड। और ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज ड्यू टू द लॉसेस। और इन दोनों ही सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, राइट? सो इन both these situations reduction of share capital may be needed। देखो जरूरी नहीं है कि इन सिचुएशंस में हमेशा ही रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना होगा। देखो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके पास डेट फंड्स ज्यादा है तो आप डेट फंड्स को रीपे कर रहे हो, आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स है तो आप उनको रीपे कर रहे हो, वो सब रिडक्शन में नहीं आता। लेकिन यस, अगर आप इक्विटी को करते हो तो वहां पर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल आ सकता है। और अगर आपके पास लॉसेज है उनको राइट ऑफ करना है तो ये डेफिनेटली आपका रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ही होगा। इज दिस क्लियर? अंडर कैपिटलाइज्ड इज ऑपोजिट। अंडर कैपिटलाइज्ड में क्या है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तो है बट आपके पास फंड्स कम है। ठीक है, सो यहाँ पे फंड्स इन्वेस्टेड is less। ओके, फंड्स इन्वेस्टेड इज लेस। या फिर आप यहां पर क्या बोलोगे? द कंपनी हैज टू मच डेट, कंपनी में बहुत ज्यादा डेट है। तो दोनों में से कुछ भी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया गाइस? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके तो अब हम यहां पर बढ़ते हैं आगे और समझते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल को। व्हाट डज इट से? सो इट स्टेट्स दैट सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय द ट्रिब्यूनल। तो मतलब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करने के लिए आपको किसका अप्रूवल चाहिए होगा? एनसीएलटी का अप्रूवल चाहिए। तो सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय द ट्रिब्यूनल ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द कंपनी।
तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए एप्लीकेशन कौन डालेगा? कंपनी डालेगा। तो पहला पॉइंट, अप्रूवल कौन देगा? एनसीएलटी। सेकेंड पॉइंट, एप्लीकेशन इसके लिए कौन डालेगा एनसीएलटी में? कंपनी। अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स और अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, क्योंकि अगर आप शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रहे हो तो कंपनी में शेयर कैपिटल तो मांगता है ना, वो नहीं होगा तो उसके बिना कैसे आप करोगे? में बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो तीसरा पॉइंट आपका क्या? अच्छा, ये तो तीसरा पॉइंट हो गया कि कौन से कंपनीज, अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। एंड फोर्थ, द कंपनी विल हैव टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन। ये चारों चीजें जब हो जाएगी तो आप क्या बोलोगे? द कंपनी में रिड्यूस द शेयर कैपिटल। और किस तरह से कर सकते हैं आप? ये देखो, ए बी दो तरीका आपको दिया और इसमें भी आपके पास दो और है। यहां बता रहा है extinguish or reduce the liability on any shares in respect of the share capital which is not paid up. इसका एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज करो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 125 रुपीज, ठीक है, और कंपनी का जो पेड अप वैल्यू है, पेड अप वैल्यू इज 100। तो अब कंपनी क्या कर सकता है? देखो अभी टेक्निकली आप देखो तो कंपनी कैन स्टिल मेक अ फाइनल कॉल ऑफ 25 रुपीज, यस और नो? कंपनी कैन स्टिल मेक अ फाइनल कॉल ऑफ 25 रुपीज। यहां पर कंपनी क्या बोलेगा? ये फाइनल कॉल का जरूरत नहीं है, दिस विल बी कैंसल्ड एंड द न्यू फेस वैल्यू विल बी 100 रुपीज। तो ये क्या हो गया आपका? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। आप बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ये एग्जाम्पल के थ्रू ही मैंने आपको यहां पर बता दिया। दूसरा आपको यहां पर जो पॉइंट बता रहे हैं, either with or without extinguishing or reducing the liability of any shares, it can cancel, ये देखो, it can cancel any paid up share capital which is lost or is unrepresented by the available assets। तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया? जो आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में लॉसेस को राइट ऑफ करते थे वो, राइट? दिस इज दैट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन लॉसेस को राइट ऑफ करना। दूसरा आपके पास क्या है? यू कैन पे ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज इन एक्सेस ऑफ द वांट्स ऑफ द कंपनी। तो यहां पर आपके पास पॉइंट क्या आ गया कि आप जो एक्सेस कैपिटल है उसको क्या कर रहे हो? रीपे कर रहे हो। तो दिस इज इन केस ऑफ रीपेमेंट ऑफ द एक्सेस शेयर कैपिटल। आप बताओ, ये क्लियर हो गया बच्चा लोग? ये क्लियर हुआ? आई थिंक ये तीनों सिचुएशंस आपको समझ में आ गए होंगे कि रिडक्शन कैसे कैसे हो सकता है। रिडक्शन ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे या फिर ऐसे, तीन तरीका। अच्छा, एक पॉइंट मुझे लगता है और आप लोगों को मुझे बता देना चाहिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर। सी, व्हेन आई से परचेजिंग योर ओन शेयर्स, राइट, परचेजिंग योर ओन शेयर्स, एक कंपनी अपने खुद के इक्विटी शेयर्स को परचेज कर रहा है और उसके बाद में उसको कैंसिल भी करता है, ठीक है, उसके बाद में उस शेयर को कैंसिल भी कर रहा है। क्या ये रिडक्शन है? क्या ये बाईबैक है? देखो, आप रिडक्शन के अंदर भी यही काम करते हो, ठीक है, और आप बाईबैक में भी यही काम करते हो। तो हाउ विल यू डिटरमाइन वेदर इट इज रिडक्शन और इट इज बाईबैक? तो इसमें एक ही सिंपल सा पॉइंट आपके पास रहेगा, बाईबैक जो होता है दैट इज अप टू अ लिमिट, ओके, दैट इज अप टू अ लिमिट, तो वो बाईबैक है। बियॉन्ड दैट लिमिट वो क्या बन जाएगा? रिडक्शन। बच्चा, ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ आप लोगों को? और ये जो लिमिट है, ये लिमिट कहां पर गिवन है? ये लिमिट गिवन है अंडर सेक्शन 68 सबसेक्शन 2। तो वो जो लिमिट के अंदर तक अगर आप खरीद रहे हो तो आपके लिए वहां पर वो बाईबैक होगा,
उसके बियॉन्ड अगर जाओगे तो फिर वो रिडक्शन हो जाएगा। अ क्लासिक एग्जांपल, जैसे मेरे पास यहाँ पे स्लाइड्स में मैं एक ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐड कर देता हूँ सो दैट दिस रिमेन्स इन द स्लाइड इटसेल्फ। ओके ओके, आई थिंक आई हैव क्रिएटेड अ ब्लैंक स्लाइड फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। तो आप यहाँ पे देखो सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, दैट इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, इन अ फाइनेंशियल ईयर अ कंपनी may purchase and cancel। देखो मैं बहुत ही रफ तरीके से ये बता रहा हूँ, बाकी जब हम मंडे को बायबैक पढ़ेंगे तो और डिटेल में आ जाएगा, बट ये डाउट बाद में आपको आ सकता है। तो आप यहाँ पे देखो, इन अ फाइनेंशियल ईयर कंपनी में परचेज एंड कैंसिल सी अप टू 10% वाया बोर्ड रेजोल्यूशन। ओके, इट कैन कैंसल अप टू 25%, दिस वुड बी वाया स्पेशल रेजोल्यूशन। और ये दोनों को ही क्या बोलते हैं हम, बायबैक। बोथ दीज आर कॉल्ड एज बायबैक। both these are buybacks, right? But in a financial year, when the company goes beyond 25%, then this will be called as reduction of share capital। तो यहाँ पर एप्लीकेबल प्रोविजन कौन सा होगा, 68, 69 एंड 70। देखो ये तीन सेक्शंस एक साथ चलते हैं। और यहाँ पर एप्लीकेबल प्रोविजन कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 66। बच्चा लोग ये क्लियर हुआ? ये एक प्रोविजन मुझे लगता है आप लोगों को बताना जरूरी था कि दोनों ही केस में क्या होता है, रिडक्शन में भी आप शायद शेयर्स को परचेज ही करोगे। देखो जैसे यहाँ पे था, आप क्या कर रहे हो, शेयर्स को परचेज ही तो कर रहे हो ना। रीपेमेंट ऑफ द एक्सेस कैपिटल मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कंपनी इज परचेजिंग द शेयर्स एंड देन इट इज कैंसलिंग देम। आप परचेज करके उन शेयर्स को कैंसिल ही तो कर रहे हो, लेकिन दिस इज बियॉन्ड द बायबैक लिमिट। आप बताओ, डज दिस मेक सेंस? ओके, देन लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड ये पूरे सेक्शन को। चलिए, तो ये आपको मैंने बताया, लेट दिस बी 1, let this be 2, let this be 3 and let this be 1। ओके, चलो तो आप ये देखो, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो इसके एग्जाम्पल्स भी मैं आपको यहीं पर ही दे देता हूँ फॉर योर रेफरेंस। तो फर्स्ट वाले केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले केस में you are going to reduce the paid up value। and how will you reduce the paid up value? You would say the face value of the share was 125 rupees and paid up value was 100 rupees, thereby now you are going to cancel the 25 rupees। okay, एक तो ये हुआ। दूसरा वाला जो आपके पास ऑप्शन है जिसमें आप क्या कर रहे हो, लॉसेस को राइट ऑफ कर रहे हो, तो यहाँ पे losses are written off with either the paid up value or the face value of equity share, what you do in internal रिको। अच्छा, आप मुझे एक चीज और बता दो, दोनों में क्या डिफरेंस होगा अगर मैं पेड अप वैल्यू को कैंसिल करूं या फेस वैल्यू को कैंसिल करूं? व्हाट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस बिटवीन द टू?
What is going to be the difference between the two? Number of shares will decrease? No. No, रौनक. मैं इसमें पूछ रहा हूं, इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस पूछ रहा हूं. बताइए. नहीं, रॉन्ग. यहां आप लोगों का गंदगी. चलो, एक तो फेस वैल्यू चेंज हो जाएगा. ओके, अगर फेस वैल्यू को आप हटा दोगे तो फेस वैल्यू चेंज हो जाएगा. और भी कुछ होगा? फेस वैल्यू चेंज हो जाएगा, और कुछ? सी, अगर मेरा फेस वैल्यू कम हो गया, द शेयर विल बी स्टिल अ फुली पेड अप शेयर. यस और नो? बट अगर मेरा पेड अप वैल्यू तोड़ दिया, तो मतलब आपने शेयर को क्या बना दिया है? अ पार्टली पेड अप शेयर, विच मीन्स मेरा लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगा. सी, मेरा 100 रुपीज का फेस वैल्यू वाला शेयर था, दिस वॉज फुली पेड अप. करेक्ट. और अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? रिड्यूस कर रहा हूँ. और रिड्यूस करके कितना कर देता हूँ? 70. बट 70 अगर मैं फेस वैल्यू करता हूँ, तो मेरा फर्दर लाइबिलिटी कितना है? मैं फर्दर लाइबिलिटी इज 0. वर्सेस अगर मैंने 70 रुपीज पेड अप कर दिया, दिस मीन्स 30 रुपीज का मेरा फर्दर लाइबिलिटी क्रिएट हो गया. आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी देखा होगा, कुछ क्वेश्चंस में शेयर कैंसिल करके आप कॉल मंगवाते थे, और कुछ केसेस में आप शेयर्स को कैंसिल करके नए शेयर्स इशू करते थे. तो इस वाले केस में आपको नए शेयर्स इशू करने होंगे, क्योंकि आप किस मुंह से कॉल मंगवाओगे? बिकॉज योर लाइबिलिटी हैज बीन मेड 0. बट इन दिस केस, with the existing shares you can make a final call. आया समझा? Right? Here the company can make a final call. Okay? तो ये पॉइंट ध्यान रखना. अब ये कहां से आता है? ये देखो, ये इधर से निकल के आता है. यहां लिखा हुआ है ना, with और without extinguishing और reducing the liability. तो अगर यहां पे आप देखो, आपका लाइबिलिटी या तो रिड्यूस हो जाएगा या फिर कैंसिल हो जाएगा. क्लियर? चलिए, तो फिर हम यहां से आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रोविजंस को समझने की कोशिश करते हैं. अभी ये तो हमने देख लिया कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए क्या क्या परमिशन चाहिए. तो परमिशन हमें दो चाहिए यहाँ पे. एक हमें परमिशन चाहिए एनसीएलटी का अप्रूवल. करेक्ट. एक हमें चाहिए एनसीएलटी का अप्रूवल. दूसरा हमें पास करवाना होगा स्पेशल रेजोल्यूशन. करेक्ट. इसके लिए एप्लीकेशन कौन डालेगा? एप्लीकेशन डालेगा यहाँ पे कंपनी. द एप्लीकेशन विल बी मेड बाय द कंपनी. ठीक है. और कौन सी कंपनी? ये हमें पता है कि कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है, क्योंकि शेयर कैपिटल रिड्यूस करवा रहे हो. तो अब क्या होगा? आपने तो कंपनी को क्या कर दिया? एप्लीकेशन डाल दिया. ठीक है. अब एप्लीकेशन डालने के बाद ट्राइब्यूनल यहां पर क्या करेगा? नोटिस देगा. किसको किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को. सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब रीजनल डायरेक्टर, आरडी को देगा. इसके अलावा आरओसी को नोटिस देगा. इसके अलावा सेबी को नोटिस जाएगा अगर कंपनी लिस्टेड है तो. और कंपनी के जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको नोटिस जाएगा. अब वो लोग क्या करेंगे? अपना अपना रिप्रेजेंटेशन जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर ट्राइब्यूनल को दे देंगे. ठीक है. कि उनका कोई ऑब्जेक्शन अगर है कि नहीं, ये रिडक्शन नहीं होना चाहिए, या रिडक्शन ऐसे होना चाहिए, इसमें ये नुकसान है, या जो भी है, इनको जो भी गिला शिकवा है, राइट, वो यहाँ पर आप बताओगे. राइट. अब अगर आप यहाँ पर चेक करो, तो
आगे क्या बताया भाई प्रोवाइजो कि अगर 3 महीने में कोई भी रिप्रेजेंटेशंस नहीं मिला तो हम क्या मानेंगे कि यहाँ पर इनको कोई ऑब्जेक्शंस है ही नहीं रिडक्शन से। धवल ने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, सर कैन द कंपनी इंक्रीज द फेस वैल्यू। देखो धवल, प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो अगर आप कंपनी के फेस वैल्यू को बढ़ाते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप शेयर होल्डर्स के लाइबिलिटी को बढ़ा रहे हो। यस और नो? तो वो आप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप अपने शेयर्स को कंसोलिडेट करते हो तो फेस वैल्यू बढ़ सकता है। इन दैट केस आपका क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू इंक्रीज हो जाएंगे और आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे। ओके, सपोज आप इसका क्लासिक एग्जांपल ले लो, जैसे मेरे पास 1 रुपए के शेयर्स है, ठीक है, आई हैव फेस वैल्यू ऑफ 1 रुपी, आई हैव 1000 शेयर्स। कंपनी इसको चेंज कर रहा है और कंपनी बोलता है चलो आई विल मेक इट 10, तो इधर 10 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 100। सो दिस वे यू कैन डू इट। तो ये आपका कंसोलिडेशन हो गया। पर मैं ऐसे नहीं कर सकता कि 10 रुपए का एक शेयर है जो कि फुल्ली पेड अप है, अब मैं अचानक से शेयर होल्डर्स को बोलूँ नहीं भाई इसको तो मैं 15 रुपया कर रहा हूँ, चलो 5 रुपया और लेके आओ। ये काम नहीं होगा, क्योंकि दिस अगेन गोज फंडामेंटली अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ योर लिमिटेड लाइबिलिटी। आप बताइए, ये क्लियर हुआ? तो अब यहां पर क्या होगा, कंपनी एप्लीकेशन देगा एनसीएलटी को, कंपनी विल मेक द एप्लीकेशन टू एनसीएलटी, एनसीएलटी विल सेंड notice to the central government, to the ROC, listed company तो SEBI, and also to the creditors of the company। करेक्ट? अब इनमें से किसी को अगर ऑब्जेक्शंस है तो ये अपने ऑब्जेक्शंस क्या कर सकते हैं, ये अपने ऑब्जेक्शंस एनसीएलटी को फाइल करेंगे विद इन 3 months, राइट? थ्री मंथ्स का टाइम पीरियड है। याद रहेगा प्रोसेस, काफी सिंपल हो गया, राइट? आगे ट्राइब्यूनल क्या करेगा, द ट्राइब्यूनल may, if satisfied that the debt or the claim of every creditor of the company is either discharged or it is determined or has been secured or his consent is obtained, it can make an order confirming the reduction of share capital on such terms and conditions as it deems fit। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये एक तरीके से क्या हो गया, दिस इज नाउ मेड एज द ड्यूटी ऑफ द एनसीएलटी। ठीक है, ये ट्राइब्यूनल का ड्यूटी यहाँ पर सेट कर दिया गया है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ एनसीएलटी, दैट एनसीएलटी हैज टू check the claims of the creditors and also secure it। अभी सिक्योर्ड का ये मतलब नहीं कि अनसिक्योर्ड को सिक्योर्ड बना दो, बट ये ध्यान रहे कि उनके साथ ऐसा नहीं हो कि रिडक्शन के बाद में क्रेडिटर के साथ कोई धोखाबाजी हो जाए, इसलिए एनसीएलटी के पास यहाँ पर पूरा बताया हुआ है। आप बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अच्छा, सपोज करो क्रेडिटर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, तब भी क्या एनसीएलटी को ये काम करना होगा, चेक करना होगा? सपोज करो किसी भी क्रेडिटर ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, तब भी एनसीएलटी को ये देखना होगा? आंसर इज यस। ठीक है, आंसर इज यस। भले ही ऑब्जेक्शंस आए चाहे नहीं आए, यहां पर एनसीएलटी को फिर भी इधर चेक करना होगा। ये होने के बाद में एनसीएलटी अप्रूवल देगा। इसके अलावा यहाँ पर एनसीएलटी क्या बोलता है, दैट नो एप्लीकेशन फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल विल बी सैंक्शन बाय द ट्राइब्यूनल अनलेस आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का
वो करोगे एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके कंपनी के ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट भी लेकर आना पड़ेगा। बट आपको आयरनी बताओ, यहाँ पर एट प्रेजेंट आपके पास कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ही नहीं फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, राइट? सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द एनसीएलटी टू चेक दिस, एंड ऑल्सो कंपनी needs to file a certificate from auditor that accounting treatment will be as per AS. This will be as per AS. But at present अगर आप देखो, at present there is no AS, तो कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी कोई है ही नहीं। पर जब भी फ्यूचर में कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा तो आपको ये सर्टिफिकेट ऑडिटर से ये आपको लेना होगा। हाँ, इसके बाद सबसेक्शन 4 है द ऑर्डर of the confirmation of the reduction of share capital by the tribunal under subsection 3, this will be published। तो ये कहाँ पर पब्लिश होगा, this will be published in the newspaper। ओके, कंपनी इसको फिर वो पब्लिश कर देगा, जैसे भी यहाँ पर ट्राइब्यूनल उसको डायरेक्ट करेगा। देन कंपनी will also deliver the certified copy of the order of the tribunal and also the minutes which are approved by the tribunal showing the amount of share capital, the number of shares it is divided into, the amount of each share, and the amount, if any, at the date of registration, which is deemed to be paid upon each share to the registrar within how many days? Within 30 days from the receipt of this, who shall register the same and issue the certificate to that effect। अच्छा, तो एनसीएलटी आपके रिडक्शन को उसके बाद क्या करेगा, अप्रूवल दे देगा, ठीक है? तो एनसीएलटी इज टेक्निकली नाउ अप्रूव्ड। अप्रूव्ड फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, इसके बाद कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को ये जो एनसीएलटी का ऑर्डर है ये आरओसी को फाइल करना होगा ना। कंपनी नीड्स टू फाइल द ऑर्डर टू आरओसी and this has to be done within how many days? within 30 days। within 30 days आपको आरओसी को ये ऑर्डर फाइल करना होगा। प्लस आपको यहाँ पर एक चीज और देखना होगा कि जो आरओसी है, आरओसी आपको यहाँ पे आपके इस ऑर्डर को रजिस्टर करेगा एंड फिर कंफर्मेशन इशू करेगा। एक सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा। ये देखो, ये जो सर्टिफिकेट है ये हो गया आपका कंफर्मेशन, और ये जो होगा सर्टिफिकेट, दिस इज द कंक्लूसिव प्रूफ। यहां पर जाके आप क्या बोलोगे, रिडक्शन हो गया। दिस इज द कंक्लूसिव प्रूफ, दिस इज द कंक्लूसिव प्रूफ। ओके बच्चा लोग, क्लियर? ये आपका कंक्लूसिव प्रूफ है कि बाईबैक आपने अच्छे से कर लिया है। तो ध्यान रखना, इट इज नॉट जस्ट द एनसीएलटी ऑर्डर। ये आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, दैट व्हाट इज द कंक्लूसिव प्रूफ of reduction of share capital? Is it the NCLT order, or is it upon the filing of the order to ROC, or is it your certificate issued? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, it will be the certificate which is issued by ROC। क्लियर? ये क्लियर, ये ध्यान रखना, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। ये देखो, ये यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता दिया दैट जो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है इट विल नॉट अप्लाई ऑन बाईबैक। तो बाईबैक कहाँ तक होता है, बाईबैक इज अप टू 25%, ठीक है, इन अ फाइनेंशियल ईयर।
आगे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्तें लागू, तो वहां पर भी इसको कवर करेंगे। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर बताया हुआ है दैट अ मेंबर, ठीक है, अ मेंबर ऑफ अ कंपनी पास्ट और प्रेजेंट shall not be liable to any call or contribution in respect to any shares which are held by him exceeding the amount of difference, if any, between the amount paid on the share or the amount reduced, if any, which is deemed to be have paid, और as the case में भी। तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया, ये जो प्रोविजन है, सबसेक्शन है, इसको अलाइन किया गया है। दिस इज नाउ aligned with the fundamental provision. This is aligned with the fundamental provision of limited liability of the Companies Act. अब इसका क्या मतलब है, आप ये समझ लो। इसका ये मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे बताया, कंपनी का जो शेयर है उसका फेस वैल्यू है 125 रुपीज़, और इसका जो पेड अप वैल्यू था, लेट्स प्रिज्यूम वो था 100 रुपीज़। कंपनी ने क्या कर दिया, कंपनी ने किया रिडक्शन, एंड यहां पर वेव ऑफ किया, वेव ऑफ किया कितना, 25 रुपीज। आया समझ में? कंपनी ने यहाँ पे 25 रुपीज को वेव ऑफ कर दिया। क्या अब आपका लाइबिलिटी इससे बढ़ाया जा सकता है? क्या आपका लाइबिलिटी इससे बढ़ाया जा सकता है? तो इन फ्यूचर कभी अगर आपका जो लाइबिलिटी आता है वो आपका मैक्सिमम लाइबिलिटी कितना रहेगा, 25 रुपीज, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, योर लाइबिलिटी कैन नॉट बी, सो योर मैक्सिमम लाइबिलिटी अल्टीमेटली अगर आप देखो, योर मैक्सिमम लाइबिलिटी विल बी हाउ मच, योर मैक्सिमम लाइबिलिटी विल बी ओनली द अनपेड कॉल्स। The maximum liability of the member or the shareholder is his or her unpaid calls. आप अनपेड कॉल्स से ज्यादा यहां पर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते। आप बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर ये वाला पार्ट? फिर देखिए, अ क्रेडिटर, तो सपोज करो कोई क्रेडिटर है जिसका एक राइट था ऑब्जेक्ट करने का रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल को, और उसने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, ठीक है, या फिर आपने गलती से जो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स है, देखो जब आप एनसीएलटी में अप्लाई करते हो ना, तो आप वहां पे लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स भी भेजते हो, उनका एड्रेस, नेम, अमाउंट, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, पूरा लिस्ट देते हो। तो उस लिस्ट के अंदर आपने उस क्रेडिटर का नाम लिखा ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, ऋतिक मेरा एक क्रेडिटर है, ठीक है, ऋतिक मेरा एक क्रेडिटर है। तो जब मैंने ये एप्लीकेशन दिया एनसीएलटी को, तो इस एप्लीकेशन के साथ में मैंने लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स भी दिया था। भाई एनसीएलटी को कैसे पता चलेगा, एनसीएलटी ये नोटिस किसको देगा? एनसीएलटी नोटिस उसी को ही तो देगा ना जो मेरे लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में होगा। ओके, अब मैं गलती से ऋतिक का नाम यहाँ पे भूल गया। अब जब मैं ऋतिक का नाम यहाँ पे गलती से भूल गया, तो दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत ये हुआ कि ऋतिक को एनसीएलटी ने भी नोटिस नहीं भेजा। अब एनसीएलटी ने अगर ऋतिक को नोटिस नहीं भेजा और बाद में मैं ऋतिक का पेमेंट कर देता हूं, तो मुझे बताओ क्या कोई लड़ाई झगड़ा होगा? सपोज ऋतिक को नोटिस जाना चाहिए था, पर ऋतिक को नोटिस नहीं गया, और मेरा कंपनी का रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल पूरा हो गया एंड एवरीथिंग इज डन। तो क्या ऋतिक यहाँ पे फूफा जी बन के बैठेगा, अरे यार आपने तो मेरे को बताया ही नहीं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि देखो ऋतिक को जो पेमेंट करना था वो पेमेंट तो मैं उसको बराबर कर ही रहा हूं, तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर इसके बाद में, सपोज रिडक्शन होने के बाद में मैं डिफॉल्ट करता हूं, मैं ऋतिक का पेमेंट नहीं करता, तो ऋतिक फिर गुस्सा हो जाएगा और ऋतिक ट्राइब्यूनल को बोलेगा ये आपने क्या किया, और फिर ट्राइब्यूनल क्या बोलेगा, चलो कोई बात नहीं,
जिन्होंने भी इस रिडक्शन को अप्रूव किया था, जो भी कंपनी के मेंबर्स थे, आप उनसे पैसे निकलवा लो। अब आप उनसे कितना पैसा निकलवाओगे? अप टू द अमाउंट विच दे वर लायबल टू कंट्रीब्यूट और वट एवर अमाउंट इज नीडेड टू पे ऑफ ऋतिक। तो सपोज इस केस में अगर आप देखो तो मैं क्या बोलूंगा, हर एक मेंबर को मैं बोलूंगा चलो आप 25 रुपया लेके आ जाओ। अब सपोज करो 12 रुपया का पेमेंट से ऋतिक का पूरा लाइबिलिटीज पास ऑन हो रहा है। सपोज 1 लाख मेंबर्स है, तो सबसे 25 लाख रुपए मंगवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 12 लाख रुपए में काम हो जाएगा। ऋतिक का जो क्लेम है वो सिर्फ 12 लाख रुपया है। तो आप मुझे बताओ मैं अपने शेयर होल्डर से कितना रुपया मंगवाऊंगा, 25 या 12? तो यहां पर आंसर हो जाएगा 12। लेकिन अगर सपोज करो ऋतिक का क्लेम है 40 रुपया और ये है 25, तो अब मैं अपने शेयर होल्डर्स को क्या बोलूंगा कि तुम 40 रुपया लेके आओ ऋतिक को पेमेंट करने के लिए? आंसर इज नो। कितना? सिर्फ 25 रुपया, क्योंकि मैक्सिमम लाइबिलिटी इनका कितना है? 25 रुपया ही। आप बताइए, इज दिस क्लियर? अरे इज दिस क्लियर? ठीक। और यहाँ पे बताया हुआ है कि जो अमंग्स द कॉन्ट्रीब्यूटरीज है उनके राइट्स तो ऐसे ही रहेंगे। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 50,000 शेयर होल्डर्स को बोल दे तुम 25 रुपया दे दो। भाई अल्टीमेटली मुझे 12 लाख रुपया देना है ना, तो 12 लाख मैं कैसे करूं? मेरे टोटल 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, तो 1 लाख शेयर होल्डर से मैं 12 रुपया मंगवाऊं, या फिर 25 रुपया करके मैं 80,000 शेयर होल्डर्स को बोल दूं कि आप 25 रुपया दे दो। अरे आपको समझे, इसमें भी तो 12 लाख हो गया ना। आई थिंक ये 12 लाख ही हो जाएगा। 12 लाख नहीं, 4,800। एक मिनट, हाँ 48,000। या मैं 48,000 शेयर होल्डर्स को बोलूं आप पूरा का पूरा 25,000 रुपया दे दो, और बचे हुए 52,000 को बोलूं चलो आप तो चिल करो, आप कुछ पेमेंट मत करो। क्या मैं ये अरेंजमेंट कर सकता हूं? क्या मैं ये अरेंजमेंट कर सकता हूं? आंसर इज नो, क्योंकि अमंग्स द कॉन्ट्रीब्यूटरीज तो आपके राइट्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। यूनिफॉर्मिटी आपको मेंटेन करके रखना होगा। और अगर जो ऑफिसर है कंपनी का, उसने जानबूझ के किसी क्रेडिटर का नाम छुपाया, कंसील किया, या मिस रिप्रेजेंट किया उसके अमाउंट को या उसके नेचर को, ठीक है, या फिर आप उसमें भागीदार हो कि आप कंसील करवाने में या मिस रिप्रेजेंट कराने में आप उसका साथ दे रहे हो, तो फिर आपके अगेंस्ट 447 का केस लगेगा, विच इज फॉर द फ्रॉड। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ये क्लियर हुआ आप लोगों को? राइट तो ये आपका सेक्शन नंबर 66 है, विच इज फॉर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में क्या क्या रहेगा? स्टेप 1 क्या रहेगा? कंपनी विल हैव टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन। हालांकि ये देखो, ये जो रूल्स है आपका, ये रूल्स, दिस इज नॉट कवर्ड इन मॉड्यूल। तो मैं मान के चलता हूं कि शायद आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, बट फिर भी मैं आप लोगों को बोलूंगा एक बार रूल्स को पढ़ लेना। रूल्स इज वेरी इजी। जैसे जब आप एप्लीकेशन दोगे तो आप फॉर्म RSC 1 में एप्लीकेशन दोगे, और उस एप्लीकेशन के साथ में आपका क्या जाएगा? लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, एक सर्टिफिकेट जाएगा ऑडिटर्स के साथ कि आपने जो डिटेल्स दिया है ये क्रेडिटर्स का, ये करेक्ट है कि नहीं है। फिर एक और आप सर्टिफिकेट ला के दोगे कि जो ये डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये आपको एक तरीके से बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई अरियर्स वगैरह नहीं है डिपॉजिट्स और का। और एक सर्टिफिकेट आपका जाएगा ऑडिटर से कि आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे वो किसके हिसाब से करोगे? एज पर द सर्टिफिकेट, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उसके बाद ये आप ये देखो, NCLT जब नोटिस इशू करेगा तो ROC, RD, सेबी इनको तो इशू करेगा RSC 2 फॉर्म में, और क्रेडिटर्स को करेगा RSC 3 में। फिर आप यहाँ पे देखो, ये देखो पब्लिश करवाएगा आपसे न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है, इंग्लिश और उसमें, तो RSC 4 में जाएगा। फिर कंफर्मेशन आपको जो मिलेगा, ये देखो ये कंफर्मेशन बता रहा हूँ, आपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करा दिया, इसके लिए कंपनी एफिडेविट देगा RSC 5 में। फिर आपका जो ऑर्डर होगा वो आपको किस में मिलेगा? RSC 6। और जो सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा दैट विल बी इन RSC 7। तो अगर आपको सर्टिफिकेट्स और ये सब याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई ऐसा आपको याद रखने का मतलब जरूरत नहीं है। मैं फिर भी एक बार आप लोगों के लिए यहाँ पर कंफर्मेशन मतलब आप लोगों को फॉर्म नंबर्स के हिसाब से लिख देता हूँ।
कि RSC1 ये जो फॉर्म नंबर है, इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें यू आर मेकिंग एप्लीकेशन टू NCLT। सी ये इससे याद क्या होता है, फायदा क्या होता है, एक सीक्वेंस में आपको सब स्टेप्स याद हो जाते हैं। RSC2 में क्या हो जाएगा, हियर द नोटिस will be given to the regional director, ROC and also SEBI। स्टेप 3 यहां पर क्या हो जाएगा, द नोटिस टू द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। और ये नोटिस कौन देता है, दिस इज डन बाय द NCLT। RSC4 अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट करना होगा फॉर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। और फिफ्थ में अगर आप देखोगे तो फिफ्थ में आपके पास आ जाएगा कि आप ये एफिडेविट दोगे, राइट, दैट एडवर्टीजमेंट इज डन। फिर आपके पास RSC6 आ गया, जिसमें आपको NCLT का ऑर्डर मिलता है फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। एंड RSC7 इज द ROC issuing certificate for reduction of share capital। इजी, अरे इजी। अब आप देखो, अगर आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करते हो तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, राइट। इफ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर एनी पर्पस अदर देन दोज मेंशन्ड इन सबसेक्शन 2। सिक्योरिटी प्रीमियम का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 52। तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, दिस विल बी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एंड अगेन ये NCLT रूट हो जाएगा आपके लिए। क्लियर, ये आप लोगों को ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, राइट। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं सेक्शन 67 को। तो सेक्शन 67 में अगर आप देखो, बाय द वे एक चीज और देखना, अगर एक अनलिमिटेड कंपनी है तो उसके ऊपर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं होता। इफ अ कंपनी इज अनलिमिटेड, राइट, अनलिमिटेड कंपनी के ऊपर आपका सेक्शन 66 डू नॉट अप्लाई। तो इसके अनलिमिटेड कंपनी में रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कैसे होता है, इट इज डन एज पर देयर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ओके, अब देखो सेक्शन 67। सेक्शन 67 यहाँ पे बोलता है देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन परचेज बाय द कंपनी और गिविंग लोन फॉर द परचेज। तो यहाँ पर ना तो कंपनी खुद से शेयर्स को परचेज कर सकता है और ना ही लोन दे सकता है कि कंपनी के शेयर्स को परचेज किया जाए। So no company which is limited by shares or by guarantee and having share capital will have the power to buy its own share unless the consequent reduction of share capital is effected under this provision। तो अगर आपको सेक्शन 66 कंप्लाई करना है तो ही आप अपने शेयर्स को बाय बैक कर सकते हो, अपने शेयर्स को खरीद सकते हो, नहीं तो आप अपने शेयर्स को नहीं खरीद सकते। बाय द वे यहाँ पर नेक्स्ट अगर आप देखो तो नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन जो आपके ऊपर डाला गया है वो क्या है, दैट इज ओनली फॉर द पब्लिक कंपनी। ये देख रहे हैं, नो पब्लिक कंपनी, सॉरी ये कलर, ओके देखो नो पब्लिक कंपनी। तो ये रेस्ट्रिक्शंस जो है ये सिर्फ किसके ऊपर है, सिर्फ पब्लिक कंपनी के ऊपर है। प्राइवेट कंपनी अभी भी फ्री है ये सब काम करने को। यहाँ पर क्या बताया है, नो पब्लिक कंपनी शैल whether directly or indirectly and whether by means of
a loan or a guarantee or the provision of the security or otherwise give any kind of financial assistance, right, for the purpose of or in connection with the purchase or the subscription made or to be made by any person for any shares of the company or its holding company. तो कोई भी अगर पब्लिक कंपनी है तो वो अपने होल्डिंग कंपनी के या अपने खुद की कंपनी के शेयर्स के लिए खरीदने के लिए किसी भी तरीके का फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देगा, ना किसी भी तरीके का लोन देगा, ना गारंटी देगा, ना कोई सिक्योरिटी देगा। अब इसके एक्सेप्शंस है। इसका एक्सेप्शन क्या है कि अगर एक बैंकिंग कंपनी है वो अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन दे रहा है तो इट इज़ अलाउड। दूसरा यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि अगर कोई कंपनी जो ईसॉप वगैरह बनाता है, ये देखते हो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, इस तरह से अगर कोई आपके स्कीम्स बनते हैं, ईसॉप, ईसॉस, सार, ये सब आपके ईसॉप्स के अलग अलग स्कीम्स हैं। तो अगर आप ये अलग अलग स्कीम्स के अंडर शेयर्स को परचेज करते हो तो बात अलग है, तो आपको फिर यहाँ पर अलाउ किया गया है। और अगर आप अपने एम्प्लॉय को 6 महीने का सैलरी एडवांस में देते हो, ठीक है, इफ़ यू गिव 6 months एडवांस सैलरी बट अदर देन योर डायरेक्टर एंड के, तो उनके अलावा अगर आप उनको शेयर्स देते हो ताकि वो क्या कर सके, एक फुली पेड अप शेयर्स कंपनी का खरीद सके या फिर अपने होल्डिंग कंपनी का खरीद सके, तो इन दैट केस यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको ये अलाउ किया गया है। आप बताओ, इज दिस क्लियर गाइस? दिस इज क्लियर, राइट? अच्छा, यहाँ पर जो ईसॉप, ईसॉस और ये स्कीम्स के अंदर जो शेयर्स को परचेज किया जाएगा, इन शेयर्स के ऊपर कोई भी वोटिंग राइट नहीं होगा और आपको बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा कंपनी ने कितने ऐसे शेयर्स को खरीदा है और उनके ऊपर क्या क्या वोटिंग राइट्स आपका रहता है। ओके, फिर देखिए, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट ऑफ अ कंपनी टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर आपका एप्लीकेबल नहीं है। फिर यहाँ पे आपका कॉन्ट्रावेंशन वाला पॉइंट है, ये तो आप छोड़ ही दो। अब सेक्शन 67 के अंदर इट शैल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी हु इज नॉट, तो ये भी आप एक तरीके से वैसे इग्नोर कर सकते हो, बट क्विकली अगर हम इसको पढ़े तो इसमें वो बता रहा है कि अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है, तो आपके ऊपर सेक्शन 67 अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन कुछ कंपनीज है जिनके ऊपर अप्लाई कर सकता है इवन दो वो एक प्राइवेट कंपनी है। वो क्या है कि अगर एक कंपनी वो शेयर कैपिटल नो अदर बॉडी कॉर्पोरेट हैज इन्वेस्टेड एनी मनी, तो आपकी कंपनी के अंदर किसी और कंपनी ने अगर पैसा नहीं लगाया तो, और दूसरा अगर जो आपकी कंपनी है उसका जो बोरोइंग्स है, ठीक है, दैट इज लेस देन ट्वाइस द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ रुपीज विच एवर इज लोअर, और अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया हो तो आपको यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस, बेसिकली एग्जाम्शन दिया हुआ है कि आपको प्राइवेट कंपनी के एम्बेड से बाहर रखा जाएगा। अब बताइए, क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को? क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को 66 और 67? अगर ये क्लियर हुआ तो फिर हमारा आज का सेशन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। हमारा आज का सेशन यहाँ पे फिर फिनिश हो जाता है। हम अब मंडे को शुरू करेंगे सेक्शन नंबर 68। अब आप ध्यान रखना, आपका सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन ही रहता है चैप्टर 4 का। मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे तक आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। धवल, आप पूछ रहे हो सब सेक्शन 4-5 कहाँ पे? ये वाले? हाँ, यस धवल। देखो, कंपनी को यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि अगर कंपनी रिडम्पशन करती है अपने प्रेफरेंस शेयर्स को, ठीक है, तो वहां पर ये रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर नहीं है। सी, ये क्या बोल रहा है, नो कंपनी शेल परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी जब तक वो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं करे। लेकिन बोलते हैं अगर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर रहे हो तो आपको रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल वाला तामझाम करने का ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली इफ़ यू आर गोइंग टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नो नीड फॉर रिडक्शन। ओके, और सबसेक्शन 5 जो है ये तो आपका पिनल प्रोविजन है कि अगर आप इसमें कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो पेनल्टी आपके ऊपर लगेगा और कंपनी और डायरेक्टर्स के ऊपर पेनल्टी लगेगा। ये है। आप बताइए, इज दिस क्लियर?
राइट। चलिए, तो फिर हम अब मंडे को मिलेंगे। मंडे सेक्शन 68 को हम स्टार्ट करेंगे। वी विल ट्राई टू कवर सेक्शन 68 ऑन मंडे इटसेल्फ, नहीं तो फिर ट्यूसडे तक हम इसको फिनिश कर देंगे। तो आप ध्यान रखना, आपका मंडे ट्यूसडे मैक्स टू मैक्स वेडनेसडे तक आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो प्लीज रिवाइज एवरीथिंग। और जो मैंने आपको आज लेक्चर से पहले बताया था पास्ट ईयर क्वेश्चंस को, प्लीज स्टार्ट गोइंग थ्रू दोस क्वेश्चंस एंड लेट मी नो कि सर इन क्वेश्चंस में डाउट है, तो हम साथ साथ में वो डाउट्स को क्लास के साथ ही कवर कर लेंगे। ओके, ऑल राइट देन, टेक केयर, बाय बाय।